एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले वीडियो में हम लोग एग्रीगेट डिमांड को और एग्रीगेट सप्लाई को दो सेपरेट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और डिटेल में हमने डिस्कस किया है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप पीछे जाकर उन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को स्टडी कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो समझना आसान हो जाएगा। देखिए, पहले तो ये कि हम इस एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मॉडल को पढ़ते ही क्यों है, क्या पर्पस है इसका। ये मॉडल बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फिजिकल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इन सब को देखती है कि ये सब किस तरीके से रियल जीडीपी पर असर करते हैं। यानी जब हम कोई भी फैक्टर्स को यूज करके इकोनॉमी के अंदर या तो हम एक्सपेंशनरी पॉलिसीज को यूज करते हैं या हम कॉन्ट्रैक्शनरी करते हैं, यानी हम फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके पैसे को सप्लाई को बढ़ाएं या घटाएं, उस पर रियल जीडीपी पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, बिजनेस साइकिल होती है जो हमारी चलती है, जिसके अंदर एक बूम भी आता है और फिर रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है। उस साइकिल को हम देखते हैं कि किस तरीके से वो साइकिल काम करती है। उसको समझने के लिए हमें इस मॉडल का यूज करना होता है। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल है और इसको हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में डिस्कस करेंगे। अगर आप टेक्निकली बात करें तो ये मॉडल बेसिकली, मान लीजिए आपकी डिमांडेड ये सप्लाई है, तो बेसिकली ये एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को प्राइस लेवल के साथ क्या रिलेशन बनता है, इसको हम स्टडीज में करते हैं। जाहिर है जो हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई है वो हमारा रियल जीडीपी हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि किस तरह प्राइस लेवल जो है उससे हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई यानी रियल जीडीपी पे असर पड़ता है। कंट्री की टोटल आउटपुट और इनकम पर क्या असर पड़ता है, इसको हम इसमें डिटेल में स्टडी करते हैं। ये थ्योरी बेसिकली बेस करती है जेएम किंग्स, जो जॉन मैनहार्ट किंग्स की थ्योरी है, जिसको उन्होंने अपनी किताब जिसका नाम था जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, उसके अंदर इन्होंने डिस्कस किया था। तो बेसिकली ये थ्योरी पूरी तरह उसी पर बेस करती है और कहा जाता है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स, बल्कि आप इसको कहिए प्राइमरी और सिंप्लीफाइड थ्योरी है, जिसको बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज में यूज किया जाता है, अलग अलग फील्ड्स ऑफ स्टडीज में यूज किया जाता है और बहुत सारे अलग अलग लेवल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग इराज हैं जिसमें यूज किया गया है। आप लिबर्टेरियन को ले लीजिए, यानी जो मॉनिटरिस्ट सपोर्टर्स थे लेजिस्फेयर पॉलिसी के, वहां से लेके पोस्ट केंशियन सपोर्टर्स तक में इसको यूज किया गया है। आज भी बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज हैं जिसमें ये यूज किया जा रहा है। और बेसिकली इसमें हम लोगों ने जो केन्स की जो हमारी मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल है, उसी को हमने इसको बेस किया है कि किस तरीके से वो साइकिल काम करती है। ये मॉडल हमें बताता है कि किस तरीके से इंजेक्ट किया जा रहा है पैसे को, ये निकाला जा रहा है, तो वो साइकिल किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, हमारा वो स्टी की प्राइस लेवल है। आप देखिए, डिमांड और जो डिमांड है वो इमीडिएटली चेंज हो जाती है, ठीक है, लेकिन प्राइस इमीडिएटली चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए बहुत अलग अलग चीजें हैं जो काम कर रही होती हैं, वेजेस है, रॉ मटेरियल है, सारी है, तो वहां स्टिकी होते हैं। दूसरी चीज यहां डिफरेंस एक चीज का और देख ली कि डिमांड इमीडिएटली चेंज हो जाती है, लेकिन सप्लाई को चेंज होने में टाइम लगता है। इसलिए लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के अंदर ये अलग अलग काम करते हैं। तो इसीलिए हम इसमें यहां देखेंगे किस तरह शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में ये मॉडल काम करता है। देखिए, अगर हम शॉर्ट रन की बात करें, ये आपका एग्रीगेट डिमांड, आप अपना जीडीपी ले लीजिए, आप अपना ये, ठीक है, रियल जीडीपी आपका ये हो गया, ये आपका प्राइस लेवल हो गया, ठीक है। ये आपका एग्रीगेट डिमांड हो गई। देखिए, मैंने इसीलिए कह रहा हूं कि वो मॉडल्स आप वहां वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को हमने डिटेल में पढ़ाया, उसको आप देख लीजिए, इसमें आसानी होगी। और ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई हो गई। देखिए, ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की। शॉर्ट रन के अंदर आपका ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, ये आपका आउटपुट आ गया, यानी ये आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम और एम्प्लॉयमेंट आ गया, ये आपका प्राइस लेवल आ गया।
ठीक है, ये आपका आउटपुट और इनकम आ गई, ये आपका जर्नल प्राइस लेवल आ गया और ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आप मान लीजिए। ये तो शॉर्ट रन में है, जनरली हम लोग स्टडी करते हैं इसको। लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, लॉन्ग रन में जो ये हमारा क्वांटिटी है, यहां क्या होगा, जैसे ही शॉर्ट रन के अंदर मान लीजिए अगर प्राइस बढ़ेंगे, सप्लाई बढ़ जाएगी, उस हिसाब से डिमांड, यानी किसी भी तरीके से हम शॉर्ट रन के अंदर अपने आउटपुट को प्राइस लेवल के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम डिमांड देखेंगे उस हिसाब से भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर ऐसा नहीं हो पाता। लॉन्ग रन में हमारी जो सप्लाई है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, ये हमारी शॉर्ट रन है। लॉन्ग रन के अंदर जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो बिल्कुल चेंज नहीं होती, प्राइस लेवल कुछ भी हो जाए। वजह क्या है, शॉर्ट रन के अंदर चेंज इसलिए होती है क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर जैसे ही प्राइस चेंज होते हैं, इमीडिएटली सप्लाई को बढ़ाकर प्रोड्यूसर्स ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगते हैं, क्योंकि उस टाइम में वेज रेट वही रहता है, वेजेस चेंज नहीं होती, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल चेंज नहीं होते, थोड़े से टाइम के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा कमा लेते हैं। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर वेज रेट भी साथ में बढ़ने लगता है। जब वेज रेट साथ में बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी बढ़ने लगती है, तो क्या होता है, आदमी वापस उसी अपने इक्विलिब्रियम, यानी लॉन्ग रन के अंदर अगर मान लीजिए प्राइस बढ़े तो आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि साथ ही साथ में आपका वेज रेट भी बढ़ता रहता है। तो यानी लॉन्ग रन के अंदर आप ये मान सकते हैं कि ये जो हमारी क्वांटिटी है ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है। ठीक है, शॉर्ट रन के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर आप मान लीजिए कि ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। शॉर्ट रन में ये डेविएट कर जाएगा आगे या पीछे, लेकिन लॉन्ग रन में ये वापस उसी जगह आ जाएगा, प्राइस लेवल कुछ भी रहे। शॉर्ट रन में प्रोड्यूसर ज्यादा कमा लेता है, अगर प्राइस बढ़ रहे हैं उसके तो वो ज्यादा प्रोड्यूस कर कमा लेता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त वेज रेट और रॉ मटेरियल प्राइस वही रहते हैं। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं, सप्लाई बढ़ती है, वेज रेट भी बढ़ना चालू हो जाते हैं और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी बढ़नी चालू हो जाती है, और इस तरीके से फिर वापस हम उसी पर आ जाते हैं। ठीक है, एक चीज ये हो गई। अब इनके अंदर हम शिफ्ट्स देखते हैं, शिफ्ट्स इन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारा सिस्टम पहले से चल रहा है, अब किसी वजह से हमने ये माना कि हमारी एग्रीगेट डिमांड में आगे शिफ्ट आ गया, बल्कि मैं इसको कलर चेंज कर लूं। अब जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो शिफ्ट कर गई आगे, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड 2। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ गई तो आप देखिए प्राइस लेवल बढ़ गया, प्राइस लेवल यहां आ गया, और जाहिर है हमारी नेशनल इनकम जो हमारी रियल जीडीपी है वो भी बढ़ गई। लेकिन आप देखिए जो हमारी रियल जीडीपी है वो फुल इक्विलिब्रियम लेवल से ज्यादा हो रही है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, यहां जो ये प्राइस आ रहे हैं, ये इन्फ्लेशन है, ये हमारा इन्फ्लेशन है। अब इस इन्फ्लेशन के लिए जाहिर है गवर्नमेंट भी काम करेगी, और दूसरी चीज ये कि जब इन्फ्लेशन है इसका मतलब प्राइसेस हाई हैं, प्राइसेस हाई हो रहे हैं। जब प्राइसेस हाई होंगे तो ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई क्या करेगी इस टाइम में, ये शॉर्ट रन एग्रीगेट थ्योरी क्या कहती है, प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और इस वजह से ये हमारी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई 2 आ गई। और अब आपको इससे मान लीजिए ये ए है, ए से ये बी पर पहुंच गया था शॉर्ट रन में, और लॉन्ग रन के अंदर फिर ये वापस सी पर आ गया। समझ रहे बात को? रिपीट कर रहा हूं मैं इसको। यहां आपका इक्विलिब्रियम था, ये आपका डिमांड कर्व था, ये आपका सप्लाई कर्व था। आपका किसी वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट कर गया राइट पर, यानी एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। अब जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है तो वहां देखिए आप इक्विलिब्रियम 2 पर पहुंच गए हैं, जहां जाहिर है आपका जो आउटपुट है वो फुल इक्विलिब्रियम लेवल से ज्यादा है, तो ये हमारा इन्फ्लेशन हो गया। हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस, फुल एम्प्लॉयमेंट प्राइस लेवल है वो पीएल है, और यहां पर हमारा प्राइस लेवल ऊपर हो गया।
इसका मतलब जब प्राइस बढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, ज्यादा शॉर्ट रन के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और जैसे ही वो बढ़ाएंगे तो आप लॉन्ग रन में देखिएगा जाकर आपको वापस वहीं पर उसी सप्लाई पर आप पहुंच जाएंगे जिस जगह आप पहले थे। इस तरीके से वापस आप फिर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए आपकी डिमांड कम होती है, मैं उसी मॉडल को फिर से बना रहा हूं। ये आपका एग्रीगेट डिमांड हो गई, ये आपकी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई हो गई, और ये आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई हो गई। ठीक है। अब मान लीजिए किसी वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाती है, शिफ्ट कर जाती है टू द लेफ्ट। ये आपकी एग्रीगेट डिमांड 2 आ गई, और ये आपका नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। मान लीजिए ये आपका ए था, तो ये आपका आ गया अब बी। ठीक है। यहां पर अगर आप देखिए तो आपका जो आउटपुट लेवल है वो फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट लेवल से कम है, और आपके प्राइस भी घट गए हैं। इस केस में क्या होगा, जब आपके प्राइस, देखिए थियोरेटिकली आप अगर बात करें तो शॉर्ट रन के अंदर अगर आपका प्राइस लेवल घटता है तो वेजेस घटनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। जब प्राइस लेवल कम होगा तो जाहिर है लोग कम पे करेंगे, प्रोड्यूसर कम पे करेंगे वेजेस को, तो आपकी वेजेस कम होंगी। जब वेजेस कम होंगी तो जाहिर सी बात है उस वक्त प्रोड्यूसर अपने आउटपुट को बढ़ाएंगे। प्रोड्यूसर क्या करेगा, वेज कम हो रही है तो मैं ज्यादा प्रोड्यूस करूं, मैं ज्यादा बेचूं, यानी प्रॉफिट ज्यादा होगा उसको उस पर। तो कम वेज होने की वजह से प्रोड्यूसर अपने सप्लाई को बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहां पर ये नीचे आ गया हमारा प्राइस लेवल, वेजेस नीचे आएंगी, वेजेस नीचे आएंगी तो शॉर्ट रन के अंदर प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, और वो उस वक्त तक प्रोड्यूस करते रहेंगे जब तक उनका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई ओरिजिनल सप्लाई तक ना पहुंच जाए, और इस तरीके से वापस ये अपनी सप्लाई पर पहुंच जाते हैं जो हमारी फुल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सप्लाई है। ठीक है, बात समझ में आई। ये दोबारा ये वाला मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए वो लाइन में आपसे फिर कह रहा हूं ये पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं फ्री हैंड बना रहा हूं इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, सॉरी फॉर दैट। तो इसके लिए देखिए पहले हमारा इक्विलिब्रियम ए था। ठीक है। किसी वजह से हमारी एग्रीगेट्स डिमांड जो है वो घट गई, नीचे आ गई, तो हमारा इक्विलिब्रियम बी हो गया। बी हो गया तो जाहिर है जो हमारा आउटपुट लेवल, जो हमारी रियल जीडीपी है वो फुल इक्विलिब्रियम लेवल से या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम हो गई। कम हो गई तो जाहिर है हमारा वहां प्राइस लेवल भी नीचे आ गया। जब प्राइस लेवल घटा तो इसका मतलब यह है कि प्राइस लेवल के घटने की वजह से वेजेस घटती हैं। जब वेजेस घटेंगी तो प्रोड्यूसर सोचेगा कि मैं अब ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करूं, क्योंकि मुझे वेज कम पे करनी पड़ रही है, तो मैं ज्यादा प्रोड्यूस कर लूं। तो जब वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो वो उस वक्त तक अपनी सप्लाई को बढ़ाता जाएगा जब तक उसकी सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक ना पहुंच जाए, और फाइनली आप सी पर पहुंच जाएंगे उसी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। इस तरीके से ये मॉडल काम करता है। डिमांड बढ़े तो वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है, डिमांड घटे तो वो अपने आप लॉन्ग रन के अंदर एडजस्ट करके अपनी उसी जगह पहुंच जाते हैं। अच्छा, मैं एक और आपको बात बताऊं कि देखिए बेसिकली सप्लाई के अंदर अपने आप कोई चेंज नहीं आता है। जो भी चेंज आता है वो डिमांड का इफेक्ट होता है, यानी डिमांड इफेक्ट, डिमांड चेंज होती है उससे प्राइस लेवल पे फर्क पड़ता है, उससे सप्लाई पे फर्क पड़ता है। ठीक है। लेकिन कभी कभी इकोनॉमिक शॉक्स होते हैं जिससे कि सप्लाई अपने आप चेंज हो जाती है, डिमांड का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता। इमरजेंसी है, ड्रॉट है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है, वॉर टाइम है, कोई भी ऐसी वजह जो कि एक सिस्टम से नहीं बल्कि इमीडिएटली कुछ असर पड़ा और उससे सप्लाई पे चेंज आ गया, तो वहां सप्लाई चेंज होती है, पहले डिमांड चेंज नहीं होती। उन जगहों पर सप्लाई चेंज होती है, लेकिन सप्लाई के चेंज होने पर भी
हमारे लिए अच्छी बात यह है कि जो एक मैकेनिज्म है जो उसको वापस इक्विलिब्रियम पे लेकर आएगा वो यही सेम होता है। इसलिए जनरली आप देखिए एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल के अंदर हम लोग सप्लाई चेंज को बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करते क्योंकि ये नहीं होता है ऐसा, ये सिर्फ इमरजेंसी में होता है और उसका भी करेक्टिंग प्रोसेस सेम है, इसलिए उसको जनरली स्टडी नहीं किया जाता। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि यहां इकोनॉमिक शॉक्स होते हैं जिसकी वजह से सप्लाई डायरेक्टली चेंज हो जाती है विदाउट एनी इंटरफेरेंस और विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम द डिमांड साइड। सप्लाई चेंज हो जाती है और उसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर डिस्टर्बेंसेस आते हैं, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर इसी करेक्टिंग प्रोसेस के थ्रू वो वापस करेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो छोटी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, इससे आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ये मॉडल काम करता है, कहाँ एक्सपेंशनरी होती है तब क्या कैसे काम करेगा और जब कॉन्ट्रैक्शनरी होती है तब क्या काम करेगा। जाहिर यही पॉलिसी काम करती है, फिस्कल और मॉनेटरी और बाकी हमारे अदर फैक्टर्स हैं वो इसको एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी पे काम करते हैं और इस तरीके से ये सिस्टम काम पूरा करता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।